नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी राजस्थान के जयपुर की है। जयपुर के शिवपुरी विस्तार झोटवाड़ा में रहने वाले रामेश्वर प्रसाद शर्मा सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं। उनका एक ही बेटा है दुष्यंत। दुष्यंत फ्लाई ऐश और बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। करीब 3 साल पहले उसकी शादी विनीता से हुई थी। दोनों का 1.5 साल का बेटा है, जिसका नाम कान्हा है। 2 मई की शाम करीब 6 बजे दुष्यंत घर आया। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर फोन आया। उसने परिवार से कहा कि जरूरी काम है और कार लेकर निकल गया। लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा। तब उसके पिता रामेश्वर ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह भी दुष्यंत घर नहीं लौटा तो परिवार परेशान हो गया। उन्होंने उसके कारोबारी दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान सुबह करीब 10:15 बजे रामेश्वर प्रसाद शर्मा के मोबाइल पर दुष्यंत का फोन आया। फोन पर दुष्यंत रो रहा था और उसने बताया कि कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। वह कह रहा था कि या तो वे लोग उसे मार देंगे या किसी गलत केस में फंसा देंगे। उसने कहा कि उन्हें पैसे चाहिए। रामेश्वर प्रसाद बेटे की पूरी बात समझ पाते उससे पहले ही एक युवती ने दुष्यंत का फोन छीन लिया। उसने बताया कि दुष्यंत उनके कब्जे में है और पैसे न देने पर उसकी जान को खतरा है। युवती ने आधे घंटे में 10 लाख रुपए जमा करने की धमकी दी और कहा कि पुलिस को खबर करने पर वे दुष्यंत को मार देंगे। यह सुनकर रामेश्वर प्रसाद घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि बेटा किसी मुसीबत में फंस गया है। उन्होंने विनती करते हुए कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वे अभी केवल 3 लाख रुपए ही दे सकते हैं। इस पर युवती ने गुस्से से और बुरी तरह डांटते हुए तुरंत पैसे भेजने को कहा। रामेश्वर प्रसाद ने करीब 1 घंटे में 3 लाख रुपए का इंतजाम किया और दुष्यंत के खाते में डाल दिए। फिर उन्होंने दुष्यंत के फोन पर जानकारी दी कि पैसे भेज दिए हैं। युवती ने इसके बाद व्हाट्सएप पर 3 लाख रुपए की रसीद मंगवाई और बाकी रुपए जल्दी से जल्दी डालने को कहा। इस दौरान दुष्यंत की पत्नी विनीता को पता चला कि उसके पति का अपहरण हो गया है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने तुरंत यह बात अपने भाई को बताई। विनीता के भाई ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने अपहरण की जांच के लिए एक टीम बना दी। पुलिस टीम ने दुष्यंत की तलाश शुरू की। सबसे पहले उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाली गईं। फिर घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कारोबारियों से पूछताछ की गई। मोबाइल की लोकेशन जयपुर के बजाज नगर अनिता कॉलोनी के आसपास मिली। इसके बाद पुलिस दोपहर करीब 12:30 बजे अनिता कॉलोनी पहुंची। दुष्यंत और उसकी कार को ढूंढती रही, लेकिन वहां कुछ पता नहीं चला। पुलिस जांच में लगी हुई थी। उन्हें यह जानकारी मिल चुकी थी कि अपहरणकर्ताओं ने दुष्यंत के खाते में पैसे डलवाए हैं। इसी वजह से पुलिस दुष्यंत के बैंक खाते पर लगातार नजर रख रही थी। तभी पता चला कि जयपुर में टोंक रोड पर नेहरू उद्यान के पास स्थित एक एटीएम से एक युवती ने उसके खाते से 20,000 रुपए निकाले हैं। जहां पुलिस टीमें दुष्यंत की तलाश कर रही थीं, वहीं 3 मई की देर शाम जयपुर के आमेर थाना इलाके में दिल्ली बाईपास पर नई माता मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर ट्रॉली वाले सूटकेस में एक युवक की लाश मिली। शव के सिर पर चोट के निशान थे और गले पर भी 4-5 निशान दिखाई दिए। जिस जगह सूटकेस मिला, वहां कार के पहियों के निशान भी मिले। सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। मृतक के हाथ पांव चुनरी और स्कार्फ से बंधे हुए थे। उसके कपड़ों की जेब से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। इधर पुलिस ने दुष्यंत की कॉल डिटेल के आधार पर कुछ मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया। जांच में पता चला कि दुष्यंत ने कई लोगों से पैसे मांगे थे, लेकिन वह उन्हें लेने नहीं पहुंचा। इन्हीं नंबरों में से एक पर पुलिस की बात उसके दोस्त महेश से हुई। महेश ने पुलिस को बताया कि दुष्यंत का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। वह युवती बजाज नगर अनिता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में रहती है। दुष्यंत की प्रेमिका का पता लगने के बाद झोटवाड़ा पुलिस 3 मई की रात अनिता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 पर पहुंची। वहां एक युवती और एक युवक कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो कमरे में खून के निशान मिले। पूछताछ में युवती का नाम प्रिया सेठ और युवक का नाम दीक्षांत कामरा पता चला। दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने दुष्यंत का अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी। दुष्यंत की हत्या होने का पता चलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने दुष्यंत की लाश के बारे में पूछा तो प्रिया और दीक्षांत ने बताया कि
उन्होंने दुष्यंत की लाश एक ट्रॉली सूटकेस में बंद करके आमेर इलाके में फेंक दी है। इस पर पुलिस ने दुष्यंत के परिजनों से लाश की शिनाख्त कराई। दुष्यंत की लाश मिलने के बाद मामला बेहद संगीन हो गया था। पुलिस ने दुष्यंत के अपहरण और हत्या के मामले में प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा से पूछताछ के बाद एक अन्य युवक लक्ष्य वालिया को भी हिरासत में ले लिया। बाद में तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए और धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने प्रिया के अपार्टमेंट से दुष्यंत की कार भी बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों में दीक्षांत कामरा श्री गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था और लक्ष्य वालिया श्री गंगानगर के चावला चौक पुरानी आबादी का रहने वाला था। दीक्षांत कामरा मुंबई में मॉडलिंग करता था और इन दिनों प्रिया सेठ के साथ जयपुर के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसके पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं। लक्ष्य वालिया जयपुर के मालवीय नगर स्थित तनिष अपार्टमेंट में रहता था। उसके पिता का निधन हो चुका है और उसकी मां सेल्स टैक्स विभाग में काम करती हैं। प्रिया सेठ ने करीब 1.5 महीने पहले ही दिल्ली निवासी हर्ष कुमार यादव से ईडन गार्डन अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 402 किराए पर लिया था। तीनों आरोपियों से की गई पूछताछ में दुष्यंत के अपहरण और हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस तरह है। राजस्थान के पाली जिले के छोटे शहर फालना में नेहरू कॉलोनी की रहने वाली प्रिया के पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं। उनकी मां भी अध्यापिका रही हैं। प्रिया के दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे और फूफा जोधपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रिया की एक बहन और एक भाई है। इंग्लिश मीडियम से प्रिया ने 10वीं कक्षा 82% अंकों के साथ पास की। फिर सीनियर सेकेंडरी में उसे 78% नंबर मिले। माता पिता प्रिया को प्रोफेसर बनाना चाहते थे, इसलिए 20 साल की उम्र में सन 2011 में उसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए जयपुर भेज दिया गया। फालना से जयपुर आकर प्रिया ने मानसरोवर कॉलोनी के एक निजी कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी आंखों में प्रोफेसर बनने के सपने थे। पहले वह रिश्तेदार के घर पर ठहरी। जल्दी ही वह जयपुर महानगर की चमक दमक में खो गई और बिना किसी रोक टोक और बंधन के खुला जीवन जीने की सोचने लगी। प्रिया की यह खुली जिंदगी देखकर उसका प्रोफेसर बनने का सपना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसने रिश्तेदार का घर छोड़कर मानसरोवर में ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी। माता पिता उसे जयपुर में रहने, खाने और पढ़ाई के खर्च के लिए पैसे भेजते थे, लेकिन उन पैसों से उसके मनचाहे शौक पूरे नहीं होते थे। अकेले रहते हुए दौलत की चाह में प्रिया धीरे धीरे अनैतिक कामों और अपराध की दुनिया में उतर गई। उसे खुद पता नहीं चला कि वह कब इस राह पर चली। इसी दौरान उसका संपर्क देह व्यापार से जुड़े एक गिरोह से हो गया। जुलाई 2014 में वह पहली बार जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में देह व्यापार के मामले में पकड़ी गई। इसके सिर्फ 5 महीने बाद 30 नवंबर 2014 की रात को वह मानसरोवर इलाके के रजत पथ पर एक एटीएम तोड़ने की कोशिश करते हुए अपने साथी अनिल जांगिड़ के साथ गिरफ्तार हुई। उस समय वह जयपुर के गजसिंहपुरा क्षेत्र की सुंदर नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। अनिल जांगिड़ अजमेर के किशनगढ़ के पास कासिर गांव का रहने वाला था। वह जयपुर में गजसिंहपुरा में रहता था और फर्नीचर का काम करता था। प्रिया ने एक दिन अनिल को अपने कमरे का फर्नीचर ठीक करने के लिए बुलाया। इसके बाद दोनों मिलना जुलना शुरू हो गए। प्रिया ने अनिल को मोटा पैसा कमाने का झांसा दिया और एटीएम लूटने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने पहले जगह की जांच की, फिर गैस कट्टर और जरूरी औजार लेकर टैक्सी से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटने के लिए रजत पथ पहुंचे। प्रिया और अनिल ने टैक्सी को थोड़ी दूर खड़ी कर दिया। उन्होंने गैस कट्टर से एटीएम को काट भी दिया। इसी दौरान पुलिस का मोटरसाइकिल गश्ती दल आ गया। पुलिस को देखकर प्रिया भाग गई, लेकिन पुलिस ने अनिल जांगिड़ को मौके पर ही पकड़ लिया। कई घंटे बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने प्रिया सेठ को भी गिरफ्तार कर लिया। एटीएम लूट के मामले में जमानत मिलने के बाद प्रिया जयपुर छोड़कर दिल्ली चली गई। वहां नोएडा में रहते हुए उसकी जान पहचान जयपुर के रहने वाले गजराज सिंह से हो गई। इसके बाद प्रिया और गजराज आपस में मिलने जुलने लगे। बाद में प्रिया वापस जयपुर आ गई। जनवरी 2018 में जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले गजराज सिंह ने प्रिया के खिलाफ वहां के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि 4 महीने पहले प्रिया ने गजराज को धमकी दी थी कि अगर वह उसे 10 लाख रुपए नहीं देगा तो रेप के केस में फंसा देगी और तेजाब फेंककर नुकसान भी पहुंचाएगी। इससे डरकर गजराज ने प्रिया को 7,05,000 रुपए दे दिए।
पूरा 10 लाख रुपए न मिलने पर प्रिया आए दिन गजराज के घर आकर हंगामा करने की धमकी देने लगी। इसके बाद गजराज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। गजराज की रिपोर्ट के आधार पर वैशाली नगर थाना पुलिस ने 8 मार्च 2018 को प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि प्रिया अनैतिक काम के लिए ऑनलाइन एस्कॉर्ट सेवा भी चलाती थी। इसके अलावा वह कुछ ऐप्स का भी इस्तेमाल करती थी। ऑनलाइन संपर्क होने के बाद प्रिया कार में अपने ड्राइवर गणेश के साथ ग्राहक के पास जाती थी। वहां वह अनैतिक काम का सौदा 10 से 50 हजार रुपए में करती और पैसे ले लेती। इसके बाद वह ड्राइवर के साथ कार में पैसे रखकर वापस आने की बात कहकर भाग जाती थी। प्रिया सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दोस्ती करती और उन्हें मिलने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाती। पहले वह महंगी शराब पिलाती और अच्छे से व्यवहार करती। फिर वह अपने कपड़े फाड़कर रेप केस में फंसाने की धमकी देती और पैसे मांगती। पीड़ित लोग मजबूरी में उसे पैसे दे देते और उसके बाद पीछा छुड़ाते। डर और शर्म के कारण वे पुलिस में शिकायत भी नहीं करते थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि प्रिया सेठ ने इस तरह की सैकड़ों वारदातें की हैं। लेकिन ये मामले पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि पीड़ित लोग डर और शर्म के कारण शिकायत ही नहीं करते। प्रिया इतनी चालाक थी कि जब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 मई को दुष्यंत की हत्या की, उसी समय उसके पास किसी व्यक्ति का अनैतिक काम के लिए फोन आया। वह व्यक्ति उसे रेलवे स्टेशन के पास एक नामी होटल में बुला रहा था। प्रिया कैब लेकर उस होटल गई, पैसे लेकर वापस आ गई। पूछताछ में यह भी पता चला कि प्रिया और दीक्षांत का 1 महीने का खर्च लगभग 2 लाख रुपए है। उनके खाने पीने और पहनने के लग्जरी शौक हैं। दीक्षांत 80,000 रुपए के विदेशी ब्रांड के जूते और 45,000 रुपए की घड़ी पहनता था। कपड़े भी ऐसे ब्रांड के पहनता था जिनके स्टोर राजस्थान में नहीं है। प्रिया भी 45,000 रुपए कीमत के सैंडल पहनती थी। यह भी हैरानी की बात है कि प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड दीक्षांत सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को भी धोखा दे रहे थे। दोनों ने अपने हाथों पर एक दूसरे के नाम के टैटू बनवा रखे थे, लेकिन फिर भी दोनों के कई अन्य लोगों के साथ संबंध थे। प्रिया ने दीक्षांत का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया था। एक बार जब दीक्षांत प्रिया को छोड़कर गंगानगर चला गया तो प्रिया ने उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। बाद में दीक्षांत वापस जयपुर आ गया और प्रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान प्रिया ही उसका खर्च उठाती थी। लक्ष्य इन दोनों का दोस्त था। ये तीनों अक्सर मिलकर शराब पार्टी करते थे। प्रिया सेठ सोशल मीडिया ऐप पर काफी एक्टिव रहती थी। फरवरी-मार्च 2018 में उसकी मुलाकात दुष्यंत से इसी ऐप पर हुई। दुष्यंत ने अपना नाम छुपाकर खुद को दिल्ली का विवान कोहली बताया और प्रिया से चैट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और वे मिलने जुलने और घूमने फिरने भी लगे। दुष्यंत ने प्रिया से कहा कि वह दिल्ली का बड़ा व्यापारी है और उसका कारोबार सालाना 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दुष्यंत का रहन सहन भी करोड़पति व्यापारी जैसा था। प्रिया ने दुष्यंत को दिल्ली का अरबपति व्यापारी विवान कोहली समझकर उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की योजना बनाई। असल में प्रिया के बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा पर बहुत सारा कर्ज था। इसलिए प्रिया ने दीक्षांत का कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्यंत को फंसाने का प्लान बनाया। योजना के अनुसार प्रिया ने 2 मई को दुष्यंत को फोन करके जयपुर में अपने फ्लैट पर बुलाया। दुष्यंत शाम को प्रिया के ईडन गार्डन अपार्टमेंट वाले फ्लैट में पहुंचा। वहां प्रिया ने अपने दोस्तों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। दुष्यंत को बंधक बनाने के बाद प्रिया ने उसके कपड़ों की जांच की। जेब में मिले दस्तावेजों से पता चला कि वह असली में दिल्ली का विवान कोहली नहीं बल्कि जयपुर के झोटवाड़ा का रहने वाला दुष्यंत है। उसके बैंक खाते में भी ज्यादा पैसे नहीं थे। इसके बाद तीनों ने मिलकर पहले दुष्यंत के परिजनों से फिरौती वसूलने का फैसला किया। इसी योजना के तहत 3 मई की सुबह करीब 10:15 बजे दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद को फोन कर 10 लाख रुपए मांगे गए। रामेश्वर प्रसाद ने दुष्यंत के खाते में 3 लाख रुपए जमा कर दिए। इसके बाद प्रिया ने अपने फ्लैट से थोड़ी दूरी पर स्थित एटीएम से 20,000 रुपए निकाल लिए। बाद में प्रिया और उसके दोस्तों को यह डर लगा कि दुष्यंत को छोड़ देने से उनका भांडा फूट जाएगा। इसलिए 3 मई की दोपहर में प्रिया और उसके साथी फ्लैट में ही चाकू से दुष्यंत को मार दिया। फिर उन्होंने उसके हाथ पांव बांध दिए। इसके बाद वे दुष्यंत के शव को एक ट्रॉली सूटकेस में रखकर उसी दिन दोपहर में दुष्यंत की ही कार से आमेर इलाके के दिल्ली बाईपास पर फेंक आए। दीक्षांत का ई-वॉलेट अकाउंट था। आरोपियों का इरादा दुष्यंत के बैंक खाते से 3 लाख रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर कराने का था।
लेकिन यह काम करने से पहले ही वे पुलिस की पकड़ में आ गए। इसके अलावा आरोपियों का प्लान था कि दुष्यंत की कार लेकर जयपुर से बाहर भाग जाएं। इसके लिए उन्होंने नकली नंबर प्लेट भी बनवा ली थी, लेकिन उनकी यह योजना भी पुलिस की गिरफ्त में आने के कारण फेल हो गई। प्रिया के लालच ने रामेश्वर प्रसाद शर्मा के घर का आखिरी उजाला भी बुझा दिया। पहले ही उनके बड़े बेटे हिमांशु की मौत 1.5 साल की उम्र में हो चुकी थी। उसके बाद 2 बेटे दुष्यंत और पीयूष पैदा हुए, जिससे परिवार की जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी। लेकिन करीब 6 साल पहले सड़क दुर्घटना में पीयूष की मौत हो गई। दुखों का पहाड़ भी कम नहीं हुआ था कि प्रिया और उसके साथी दोस्त बनकर लालच के लिए दुष्यंत को मारकर रामेश्वर के बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी छीन लिया। साल 2023 में अदालत ने तीनों आरोपियों प्रिया सेठ, शांत कामरा और लक्ष्य वालिया को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और आज की दूसरी कहानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। ये बात 2025 की है। रत्नागिरी के पास की रहने वाली भक्ति मायकर LIC में काम करती थीं। 26 साल की भक्ति बेहद खूबसूरत थीं। उनका लुक ऐसा था कि कोई भी उन्हें देखते ही उनका दीवाना हो जाए। LIC में काम करने के कारण उन्हें कई लोगों के पास काम के लिए जाना पड़ता था। 17 अगस्त 2025 को भक्ति ने अपने घर वालों से कहा कि वह सहेली के घर जा रही है और घर से बाहर निकल गई। वह फिर कभी वापस नहीं आई। भक्ति के घर वालों और भाई ने उसके मोबाइल पर लगातार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा था। 2 दिन तक घर वाले उसे कई जगह तलाशते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। आखिरकार 21 अगस्त 2025 को भक्ति के भाई ने रत्नागिरी शहर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत भक्ति के मोबाइल का आखिरी लोकेशन चेक करना शुरू किया। जांच में पता चला कि उसका फोन रत्नागिरी से लगभग 70 किलोमीटर दूर खंडाला में था। इसके बाद मोबाइल फिर बंद हो गया। पुलिस तुरंत खंडाला गई और वहां भक्ति की तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस को भक्ति के मोबाइल पर एक आखिरी कॉल दुर्वास पाटिल का मिला। इसी कॉल के आधार पर पुलिस ने दुर्वास पाटिल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में दुर्वास पाटिल पुलिस को सही जवाब नहीं दे रहा था और बस बहाने बना रहा था। पुलिस को पहले से पता था कि भक्ति और दुर्वास के बीच प्यार का रिश्ता था, इसलिए उस पर शक किया गया। पुलिस ने दुर्वास के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच शुरू की। 19 अगस्त को उसका फोन घाट इलाके में दिखा। पुलिस ने उस इलाके की पूरी जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने दुर्वास को फिर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यह घटना उस समय की थी जब भक्ति लगभग 15 दिन पहले लापता हुई थी। शुरू में दुर्वास कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे अपने सबूत दिखाए, तब उसने आखिरकार अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। भक्ति मायकर LIC में काम करती थीं। LIC में काम करने के कारण उन्हें कई लोगों के पास काम के लिए जाना पड़ता था। यहीं उसकी मुलाकात दुर्वास पाटिल से हुई। दुर्वास खंडाला में रहता था और शराब बियर की दुकान चलाता था। उनकी मुलाकात 2-3 साल पहले काम के सिलसिले में हुई थी। उन्होंने उनसे एक पॉलिसी के लिए कहा। दुर्वास ने भी एक पॉलिसी ले ली। इस वजह से उसका उसके घर आना जाना बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार का रिश्ता बन गया। दोनों करीब आने लगे और दुर्वास अक्सर उसे मिलने के लिए बुलाने लगा। वह उस पर पूरा भरोसा करती थी और बिना किसी डर के उसे मिलने बाहर जाती थी। दुर्वास की शराब और बियर की दुकान थी, इसलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसने भक्ति पर खर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बदले उसने भक्ति से शारीरिक संबंध बनवाने शुरू कर दिए। दुर्वास ने उसे दिखाया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे। भक्ति उसके झांसे में आ गई और यह विश्वास कर लिया कि वह उससे शादी करेगा। धीरे धीरे वह उसके साथ रहने लगी और जो वह कहता उसे मानने लगी। दोनों रत्नागिरी के बाहर भी घूमने जाने लगे। दुर्वास पाटिल मूल रूप से कोल्हापुर का रहने वाला था और उसे कोल्हापुर और रत्नागिरी के कई अच्छे रिसॉर्ट्स की जानकारी थी। वह भक्ति को वहां लेकर जाता और उसके साथ घूमता फिरता। पिछले 2-3 साल से उनका प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन किसी को कोई शक नहीं हुआ। भक्ति के घर वालों को तो इस प्रेम कहानी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। भक्ति सीधे साधे स्वभाव की लड़की थी। वह LIC में काम करती थी और रोज लोगों से मिलने जाया करती थी। उसके घर वाले और भाई बस इतना ही जानते थे।
भक्ति और दुर्वास दोनों ने कभी भी अपने प्रेम संबंध का किसी को पता नहीं चलने दिया। दुर्वास ने उसे शादी का झांसा दिया था, इसलिए भक्ति बिना किसी डर के उसके साथ घूमती और मस्ती करती रही। दुर्वास ने इसका फायदा उठाया। भक्ति को उस पर इतना भरोसा था कि उसने सोचा वह उसे कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए शादी के झांसे में आकर उसे शरीर सुख देती रही। जैसा होना था वैसा ही हुआ। भक्ति दुर्वास की वजह से प्रेग्नेंट हो गई। उसने ये बात दुर्वास को भी बता दी, लेकिन इसके बाद दुर्वास बदल गया। वो उससे मिलने से कतराने लगा और फोन भी उठाने से मना करने लगा। भक्ति इससे बहुत नाराज हुई और बार बार उससे लड़ने लगी। दुर्वास उसकी नाराजगी पर कोई ध्यान नहीं देता था और उसे नजरअंदाज करता रहा। फिर भक्ति को पता चला कि दुर्वास की दूसरी लड़की से शादी तय हो गई है। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने दुर्वास को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी। दुर्वास डर गया और धीरे धीरे नरम पड़ गया। उसने आखिरकार शादी करने का वादा कर दिया। भक्ति का लगातार परेशान करना दुर्वास के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वह अंदर ही अंदर सोचता था कि कब यह सब खत्म होगा। उसने अपने दोस्तों विश्वास विजय पवार और सुशांत शांताराम नरलकर को अपनी परेशानी बताई। फिर तीनों ने मिलकर भक्ति को फंसाने और उसके खिलाफ प्लान बनाने का फैसला किया। दुर्वास ने दोनों दोस्तों को पैसों का लालच दिखाया और भक्ति को खत्म करने और उसके शव को छिपाने का पूरा प्लान बताया। 17 अगस्त 2025 को दुर्वास ने भक्ति को फोन किया और शादी का झांसा देकर खंडाला बुलाया। भक्ति ने अपने घर वालों से कहा कि वह सहेली के घर जा रही है और घर से बाहर निकल गई। जब वे दोनों कमरे में गए तो उन्होंने एक बार शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भक्ति ने उससे पूछा, हम शादी कब करेंगे? उसने कहा कि 2-3 महीने बाद। लेकिन भक्ति अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके पेट में बच्चा बढ़ रहा था। भक्ति को यह भी पता चला कि उसका दूसरी लड़की से शादी तय है। इस वजह से वह और ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने उससे फौरन शादी करने को कहा। यहीं से दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े में उसने चाकू से भक्ति पर वार किए और भक्ति की मौत हो गई। इस काम में उसके 2 दोस्त विश्वास पवार और सुशांत नरलकर भी शामिल थे। हत्या के बाद उन्होंने भक्ति का मृत शरीर कार में रखा और आंबा घाट ले गए। घाट के पास गायमुखी इलाके में उन्होंने शव फेंक दिया और खंडाला लौट आए। पुलिस को जब दुर्वास से जानकारी मिली तो वे आंबा घाट गए और शव बरामद किया। शव सड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान कर पंचनामा बनाया। शव को रत्नागिरी जिला अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराया गया। अंत में भक्ति का शव उसके भाई और परिवार के हवाले कर दिया गया और उनका अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने दुर्वास की बातों के आधार पर उसके दोनों दोस्तों की तलाश शुरू की, लेकिन वे दोनों घटना के बाद से फरार थे। पुलिस लगातार उनका पता लगा रही थी। इस घटना की लिखित शिकायत भक्ति मायेकर के भाई ने पुलिस में दर्ज करवाई। इस मामले में भक्ति के प्रियकर दुर्वास दर्शन पाटिल और उसके दोस्त विश्वास पवार और सुशांत नरलकर के खिलाफ रत्नागिरी शहर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। भक्ति की हत्या के बाद पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो दोनों फरार आरोपी भी पकड़े गए और जेल भेज दिए गए। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। पुलिस ने जब दुर्वास पाटिल से सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया कि उसने सिर्फ भक्ति की ही नहीं, बल्कि 2 और हत्याएं भी की थीं। पहली हत्या साल 2023 में सीताराम वीर की हुई थी। सीताराम पाटिल के सायली बार में काम करता था। कामकाज को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पाटिल ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दूसरा मामला और भी चौंकाने वाला था। राकेश जंगम नाम का एक व्यक्ति सीताराम वीर की हत्या का पूरा राज जानता था, इस डर से कि कहीं वह सच्चाई बाहर न ला दे। 6 जून 2024 को पाटिल और उसके साथी भिंगाड़े ने राकेश को भी मार डाला और उसका शव उसी घाट में फेंक दिया। इस पूरे मामले की जांच पुलिस निरीक्षक विजय पाटिल के नेतृत्व में रत्नागिरी शहर पुलिस कर रही है। भक्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी पर बहुत जल्दी या अंधा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। उसने दुर्वास पर भरोसा किया, लेकिन यही भरोसा उसके लिए भारी पड़ गया। भक्ति की गलती यह थी कि उसने तुरंत शादी के लिए दबाव डाला और दुर्वास पर पूरा भरोसा कर लिया। भक्ति अगर थोड़ी सावधान और समझदार होती तो ये ट्रेजेडी शायद नहीं होती। उसे दुर्वास पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए था। जब उसने पता चला कि दुर्वास की दूसरी लड़की से शादी तय है और वो बच्चे की मां बनने वाली थी,
तो उसे तुरंत झगड़ा या दबाव डालने के बजाय वह पुलिस या अपने परिवार की मदद ले सकती थी, खुद अकेले सब न सुलझाने की कोशिश करती। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।